स्टूडेंट अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। मैं आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी टीचर आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें एनडीए से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये टॉपिक है बैलेंस डाइट वाला टॉपिक। तो दो पार्ट में इसको आपको दिया गया है, एक है बैलेंस डाइट और दूसरा है इसका फूड कंपोनेंट। तो जो फूड कंपोनेंट वाला पार्ट है आज हम करेंगे और साथ ही करेंगे कुछ बैलेंस डाइट से रिलेटेड बातें। तो बच्चों, फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारी जो फूड है उसमें जो रिक्वायरमेंट है फूड का वो डिपेंड करता है एज पर, लेवल ऑफ एक्टिविटी पर, स्टेटस ऑफ हेल्थ पर और जेंडर पर। जेंडर इसलिए बोला कि जैसे जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी ज़्यादा मैस्कुलाइन होती है तो उनको ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है, मतलब क्वांटिटी उनकी बढ़ जाती है। तो ये सब यदि हम फॉलो करते हैं एज के अकॉर्डिंग, लेवल ऑफ एक्टिविटी, हेल्थ और जेंडर के अकॉर्डिंग, यदि हम सारे कंपोनेंट्स को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अ डाइट विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स according to your age, level of activity, status of health and gender in proper amount including water and roughage, that diet is called balanced diet. तो बैलेंस डाइट के कंपोनेंट यदि हम डिस्कस करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स और साथ में उसमें ज़रूरी होना चाहिए फाइबर्स। यहाँ पर मैं वाटर भी ऐड कर देती हूँ, वाटर भी बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है हमारे फूड का, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी में एक सॉल्वेंट का काम करता है। इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, प्राइमरी बेसिस पर वो हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स आर सेट टू बी द बॉडी बिल्डिंग फूड क्योंकि वो टिश्यू फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्गन बनाने में, सेल बनाने में, नई कोशिकाएं बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स जो कि होते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड हमें डिजीज से लड़ने के लिए क्या देते हैं? इम्यूनिटी देते हैं। यानी हमारी बॉडी इनकाउंटर्ड होती रहती है तरह तरह के जर्म से जो हवा में है, वाटर में है, हमारी बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनसे ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट में होता है फाइबर जो कि हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड पार्ट को निकालने के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि इट हेल्प इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट। ठीक है, और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आप हेल्दी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाला फूड खाएंगे तो कभी भी आपको पेट की समस्या नहीं होगी। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स न सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स रिच होते हैं बल्कि उसमें फाइबर का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने कहा कि ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। तो यहाँ पर यदि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो कुछ बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट कम है क्योंकि ये एनर्जी गिविंग है तो ये वीकनेस बढ़ा सकते हैं। फैटिक का मतलब होता है आपको आप चक्कर खाकर गिर सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आप पतले रहेंगे, आपकी बॉडी थिन रहेगी, ये सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। यदि हम बात करें प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, हमारे टिश्यूज के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली बोन्स और मसल से रिलेटेड है। तो यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो स्टंट बॉडी ग्रोथ हो सकती है, शॉर्ट हाइट जिसको हम बोल सकते हैं कि हाइट क्या रह जाएगी, शॉर्ट रह जाएगी, और इससे और भी बीमारियां हो सकती हैं जैसे क्वाशियोकोर और मरासमस। हम अपने लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस करेंगे, वहां पर इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा,
तो एक-एक करके सारे कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो पहला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी में, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? एनर्जी। यदि हम कंपेयर करें तो कितना एनर्जी कंज्यूम करना चाहिए हमें आपकी एज में, तो 2 से 3 साल के बच्चों के लिए 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी सफिशिएंट होती है, 4 टू 8 के लिए 1200 कैलोरीज, 9 टू 13 के लिए 1800 कैलोरीज, और 14 टू 1800 जो कि पुबर्टी का टाइम होता है, ठीक है। पुबर्टी के टाइम में सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है कैलोरीज की, ठीक है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि आपके बहुत सारे टिश्यूज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उस वक्त मैच्योर होते हैं, तो आपको 20 to 100 कैलोरीज एनर्जी, इतना अप्रोक्सीमेटली कैलोरी एनर्जी आपको लेना चाहिए विद एक्टिव लाइफ के साथ। यदि हम गर्ल्स की बात करें, ये बात थी बॉयज की, तो आप देख रहे हैं 2200 कैलोरीज मिलना चाहिए 14 से 18 साल की उम्र में। और गर्ल्स 9 टू 13 की एज, जो उनके चाइल्डहुड का एज होता है, ग्रोइंग एज होता है ऑल्दो, उसमें 1600 कैलोरीज। और यदि 14 टू 18 जो पुबर्टी का टाइम होता है, उसमें हम डिस्कस करें तो करीबन 1800 कैलोरीज हमें कंज्यूम करनी चाहिए इस एज में। तो ये एज वाइज है, इसमें आप ग्रोथ कर रहे हैं, इस पीरियड में आपको इतना कैलोरीज चाहिए होता है। यदि आप कुछ ऑफिस वर्क कर रहे हैं, सेडेंटरी वर्क कर रहे हैं, तो आपको 21 किलो कैलोरीज एनर्जी सफिशिएंट रहेंगी। यदि आपको कुछ मैस्कुलाइन वर्क है, आपका बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन वर्क है, तो आपको करीबन 2700 यानी 2700 कैलोरीज पर डे के बेसिस पर कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। तो कैलोरीज हमें तीनों तरह के न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी और फैट भी। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये मैं अपनी क्लासेस में लगातार बताती हूँ कि एनिमल में जो स्टोर फूड होता है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत है, ईच एंड एवरी सेकेंड वी रिक्वायर्ड एनर्जी बिकॉज वी हैव अराउंड 10 ट्रिलियन सेल्स, और इन 10 ट्रिलियन सेल्स के लिए लगातार हर फ्रैक्शन ऑफ टाइम में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उतना देर तो हम खाते नहीं है, दिन भर तो हम खाते नहीं है, तो जो फूड डाइजेस्टेड होता है वो किस में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये फूड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता रहता है? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमें देता रहता है एनर्जी, ठीक है। तो ग्लाइकोजन ही कन्वर्ट हो करके क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। तो प्राइमरीली ग्लूकोज ही बर्न होगा। जब सारा ग्लाइकोजन खत्म हो गया, सारा ग्लाइकोजन का लेवल खत्म हो गया, सारा ग्लाइकोजन खत्म हो गया, तो फैट हमारा स्किन के नीचे, जो मैंने आपको टिश्यूज में भी पढ़ाया था कि अंडर द स्किन जो फैट लेयर है, अंडर द स्किन फैट लेयर जिसे हमने एडिपोज टिश्यू कहा था, उसमें से फैट सेल्स जो होती हैं वो आगे आती रहती है, और उन फैट सेल से जो फैट है वो कन्वर्ट होता रहता है, और वो हमें एनर्जी देता है। यदि हम ग्लूकोज और फैट को कन्वर्ट देखें, तो ग्लूकोज से करीबन 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि फैट से करीबन 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें पर मॉलिक्यूल मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, लेकिन प्राइमरीली हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। प्रोटीन जो थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, वो भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, तो बहुत सारे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस वहाँ पर बनते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने का टाइम ना मिले, हम फैट और ग्लूकोज को ही क्या कर पाएँ? अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली फैट में कम होता है, इसलिए ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन लगती है उसका कंपैरेटिवली फैट के कंपैरिजन में अमाउंट कम होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ईच एंड एवरी लाइन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, और आप उसको ध्यान से अपने नोट्स में डालें। तो ये तो एक इन जनरल बात हुई कैलोरीज की बच्चों में। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, जैसे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स।
बच्चा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले हुए कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो वाटर के समान ही होता है। यदि मैं एटॉमिक रेशियो की बात करूं तो वो 2:1 होता है, मतलब एटम्स की बात करूं तो, ठीक है। तो इनका एक जनरल फॉर्मूला भी हो जाता है जो हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड के लिए डिराइव कर सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें इन जनरल शुगर्स कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी मीठे होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कह देते हैं, इसलिए हम उन्हें कह देते हैं शुगर्स। हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि मीठे नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। इससे पहले मैं एक कैटेगरी और बना देती हूँ, दैट इज डाइसेकेराइड, और ये सभी आएंगे ओलिगोसेकेराइड में। तो 2 से 10 यूनिट तक के जो होंगे वो ओलिगोसेकेराइड्स होंगे। फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी में, दैट इज पॉलीसेकेराइड, यानी मोर देन 10 शुगर यूनिट्स। एक शुगर यूनिट है तो वो मोनोसेकेराइड है, 2 शुगर यूनिट है तो वो डाइसेकेराइड है, 3 जुड़ी हुई हैं आपस में तो ट्राई है, और पॉली का मतलब कई सारी, मोर देन 10 है तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अच्छा, मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर दो तरह के, मतलब फॉलोइंग टाइप के हो सकते हैं। जैसे एल्डोज शुगर हो सकती है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है जैसे ग्लूकोज, और कीटोज शुगर हो सकती है जैसे कि फ्रक्टोज। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम इन्हें बांध सकते हैं एल्डोज में और कीटोज में। एल्डोज में क्या होगा बेटा, एल्डोज में होगा एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोज में होगा कीटोन ग्रुप। ठीक है। तो एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, और कीटोज शुगर का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर मोनोसेकेराइड कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ट्रायोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, टेट्रोज है, यानी इसमें 3 कार्बन होंगे, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, पेंटोज, राइबोज में भी 5 कार्बन होते हैं, यानी जो पेंटोज शुगर होती है। ट्रायोज का एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, टेट्रोज का एग्जाम्पल है इरिथ्रोज, पेंटोज का एग्जाम्पल है राइबोज, और हेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस फैटी एसिड से हम ये बोलते हैं, तो वो ग्लिसरॉल्डिहाइड बेसिकली क्या है, वो है शुगर। अच्छा, और राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर पढ़ते हैं ना आप लोग, एनडीए में जो डीएनए है उसका फुल फॉर्म में हम लिखते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये राइबोज शुगर क्या है, दिस इज द पेंटोज शुगर। और ग्लूकोज तो जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं, ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ब्लड शुगर, जो क्या है, एक हेक्सोज शुगर है, यानी इसमें कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, और इसमें ग्रुप कौन सा होता है, CHO ग्रुप होता है। आइए बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। 2 to 10 यूनिट होती हैं ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं वो डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पेंटासेकेराइड्स हो सकते हैं। ठीक है। डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो बेटा सुक्रोज जो होता है उसमें 1 यूनिट होती है ग्लूकोज की और 1 यूनिट होती है फ्रक्टोज की। जो लैक्टोज होता है उसमें 1 यूनिट होती है ग्लूकोज की और 1 यूनिट होती है गैलेक्टोज की। ठीक है। और जो माल्टोज होता है उसमें 2 यूनिट होती हैं ग्लूकोज की। अब मोनोसेकेराइड में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, एक और होता है दैट इज कॉल्ड एज गैलेक्टोज, जो बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन ये ज्यादा यूज में आता है। ट्राई सेकेराइड्स क्या हैं, जैसे रेफिनोज शुगर, स्टेकायोज शुगर टेट्रा है, और पेंटा है वर्बिकोज। तो इनको आप न भी याद रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन माल्टोज, लेक्टोज और सुक्रोज को आप जरूर याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम पॉलीसेकेराइड की, जिनमें 10 से ज्यादा यूनिट होती है। तो स्टार्च यही बता देती हूँ, ये स्टोर फूड है किसमें, प्लांट में। ठीक है। ग्लाइकोजन, ये स्टोर फूड है, अभी मैंने आपको बताया, स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। ठीक है। सेल्यूलोज, जो कि सेल वॉल बनाती है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, वो। फंगल सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की। फंगल सेल वॉल, फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की।
और इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो भी क्या है, एक तरह का जिसके अंदर एक तरह के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड जिनमें कुछ और जुड़ा हो, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन, प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, कार्ब जुड़े हैं, तो उसको हम पेप्टिडोग्लाइकन कह देंगे। हाइलोरुनिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है स्पर्म्स में, हाइलोरुनिक एसिड प्रेजेंट होता है स्पर्म्स के एक्रोजोम में, स्पर्म एक्रोजोम में प्रेजेंट होता है, वो भी क्या है, वो एक तरह का एसिड तो है लेकिन उसमें पॉलीसेकेराइड यूनिट्स होती हैं। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट दैट इज कॉन्ड्रीन प्रोटीन, कैरेटीन सल्फेट दैट इज कैरेटीन प्रोटीन। एंड अगर अगर जो हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में एक मीडियम के फॉर्म में हम अगर अगर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्या होती हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड ही होती है, जिनमें कुछ सल्फेट जुड़ गए या फॉस्फेट जुड़ गए या कुछ अदर यूनिट्स जुड़ गए, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं अनदर कंपोनेंट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि कुछ शुगर होती हैं जो स्वीट शुगर होती हैं, ठीक है, तो शुगर तो सभी हैं लेकिन ये स्वीट शुगर है, और जो नॉन स्वीट शुगर होती हैं यानी कि वो होती हैं स्टार्ची, जो टेस्ट में स्वीट नहीं लगती हैं, जैसे कि ब्रेड है, पोटैटोज है, राइस है, पल्सेस है, इनमें जो शुगर होती है वो स्टार्ची होती है क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स में शुगर होगी वो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स होगी। अच्छा, शुगर्स क्या हैं, ज्यादातर जैसे शुगर्स हैं, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। टेबल शुगर सुक्रोज, जो हम नॉर्मल शुगर खाते हैं, नॉर्मल शुगर जो हम यूज करते हैं वो क्या है, सुक्रोज। हनी में जो शुगर होती है वो भी होती है सुक्रोज, ठीक है। अच्छा, मिल्क में जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज, बिस्किट में भी शुगर होती है, नॉर्मल शुगर जो हम डालते हैं, है ना, तो दैट इज सुक्रोज। और अनस्वीटेंड फ्रूट जूस होते हैं, मतलब जिनमें की शुगर कम होती है, ऐसे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स हो सकते हैं, फ्रूट में जो एक आ रहा है फ्रूट शुगर, ठीक है। तो मिल्क शुगर लैक्टोज हो गई, टेबल शुगर सुक्रोज हो गई, फ्रूट शुगर क्या हो गई, फ्रक्टोज हो गई, और ब्लड शुगर यहीं पर बता देती हूँ मैं, ब्लड शुगर हो गई, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये कुछ कॉमन नेम से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी कैटेगरी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं फैट्स। तो फैट्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के क्या बनते हैं, फैट्स बनते हैं। तो ये जो फैट्स होते हैं बच्चों, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा कि ये भी एनर्जी दे सकते हैं, यदि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है तो ये भी क्या दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं ट्रांस फैट्स, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे जो फैटी एसिड्स होते हैं, ऐसे जो फैट्स होते हैं कंटेनिंग, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या क्या प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इस तरह के कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उन्हें हम कहेंगे दैट इज अनसैचुरेटेड फैट्स। तो बेसिकली हमारे लिए जो हेल्दी होते हैं, देखिए राइट से ग्रीन से टिक किया हुआ है, तो हमारे लिए जो हेल्दी होते हैं वो हेल्दी होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स हेल्दी नहीं होते हैं, जैसे कि बटर है, घी है तो घी, गाय का घी बोलते हैं कि बहुत हेल्दी होता है, तो एक्सेप्शनली गाय का घी जो है वो क्या होता है, अच्छा हेल्दी होता है। फिर फैटी मीट है, आप जानते हैं कि जहाँ से मीट आता है, जनरेट जिन जिन एनिमल्स से हम ऑब्टेन करते हैं, उनके भी फ्लैश के ऊपर मसल्स में भी ये डिपॉजिट होता है। तो और पोल्ट्री स्किन जो होती है यानी कि चिकन वगैरह में जो फैट होता है वो, ये सब सैचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, क्योंकि घी उसी से निकलता है, बटर भी उसी से निकलता है।
वेजिटेबल फैट्स में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, या बेवरेजेस, क्रीमर, कंडेंस मिल्क, ये जिनमें कि हम कुछ केमिकल्स भी मिलाते हैं, वो क्या होते हैं, वो जो है वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं। ट्रांस फैट्स क्या है, जो हम बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, डालडा। बेसिकली डालडा क्या था बच्चों, एक ब्रांड था जिसमें ऐसे खजूर का ग्रीन कलर का ऐसा खजूर बना हुआ आता था, ठीक है। और बचपन में हमने हमने बहुत इस्तेमाल किया है, फिर बीच में एक ट्रेंड हुआ जब अवेयरनेस आई कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो हम लोग शिफ्ट हो गए डालडा से किस पे, ऑयल्स पर, ठीक है। तो वो एक चीज थी, तो डालडा एक ब्रांड है, डालडा का मतलब हुआ, वो एक ब्रांड है, लेकिन डालडा का मतलब क्या हुआ कि ट्रांस फैट जिसमें ज्यादा है और सॉलिड, ये जो हमारे प्लांट ऑयल्स हैं, इन प्लांट ऑयल्स को हमने क्या कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया, हाइड्रोजिनेटेड कर दिया, उनको लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में। तो वो हल्का सा टेस्ट देते हैं किसका, घी का। तो उसको हम एक चीप सोर्स के फॉर्म में, घी के एक चीप अल्टरनेटिव के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं मिठाई वगैरह में सब। तो ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड में जो डलते हैं, जैसे मेयोनीज है, या हम कहें जो थोड़ा सा चीप बटर आता है, ये बटर भी है, तो वो भी क्या है, थोड़ा सा अनहेल्दी होता है। चॉकलेट्स में जो डलते हैं, डीप फ्राइड फूड में जो प्रेजेंट होते हैं, केक और पेस्ट्री में जो डाले जाते हैं एडिटिव्स, वो क्या होते हैं, वो ट्रांस फैट होते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस के दौरान उनका क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो और ज्यादा क्या हो जाते हैं, वो मुश्किल हो जाती है उनकी, तो वो और ज्यादा घातक हो जाते हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैट जो कि बहुत अच्छे फैट होते हैं, जिन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड में कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सीड्स है, एंड कोल्ड वाटर फिश ऑयल है, ये सब पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं। ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल, सिसम ऑयल, तिल का तेल, एवोकाडो, और ये नट्स वगैरह में जो ऑयल होते हैं, जो फैट होते हैं, वो मोनोसैचुरेटेड होते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए हेल्दी होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, और फैट हीट इंसुलेशन का काम करते हैं। तो एक तो ये हमें एनर्जी देते हैं, दूसरा ये हीट इंसुलेशन का काम करते हैं, और तीसरा ये हमारी बॉडी में स्टोर फूड के फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। स्टोर फूड के फॉर्म में ये हमारी बॉडी में यूज रहते हैं, और स्टोर रहते हैं अंडर द स्किन एंड अंडर इन एडिपोज टिश्यूज। आइए क्विकली हम डिस्कस करेंगे थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज प्रोटीन। तो बेटा प्रोटीन जो होता है, दे आर द पॉलीमर, बेसिकली ये पॉलीमर होते हैं, और ये जो पॉलीमर होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, एमिनो एसिड्स से मिलकर के बने होते हैं। तो ये एक तरह के ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक तरफ अमीन ग्रुप होता है कार्बन के, और दूसरी तरफ क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक तरफ कोई भी एल्काइल चेन हो सकती है। ये अमीनो एसिड का आपको मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पर एल्काइल चेन में कोई भी हो सकती है, इसमें फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टाइप्स। तो बेसिकली अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन तीन तरह के होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। एक ही तरह के एमिनो एसिड से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एमिनो एसिड, तो उन्हें हम सिंपल प्रोटीन कहेंगे, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ और पार्ट जुड़ जाता है, अदर पार्ट भी इसमें होता है, अदर देन एमिनो एसिड वाला पार्ट भी क्या होता है, इसमें जुड़ा रहता है। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन है, जिनमें न्यूक्लिक एसिड जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है, क्रोमोप्रोटीन होते हैं जिनमें कोई क्रोम जुड़ा रहता है, जैसे कि आयरन हो सकता है, पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो कोई पिगमेंट इसके साथ में जुड़ा हुआ है। फॉस्फोप्रोटीन होती हैं जो सेल वॉल को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें फॉस्फोरस जुड़ा हुआ रहता है।
मेटलोप्रोटीन होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल है जिसमें कि मैग्नीज प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन है, यही मैं बता देती हूँ, हीमोग्लोबिन जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोटीन पार्ट के साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। डिराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन का मतलब होता है कि ये किसी और से विकसित होते हैं, ठीक है, इसका मतलब है अमीनो एसिड्स के कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू ये बनेंगे, ये डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ प्रोटीन दो तरह के होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन्स, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। On the basis of shape and size, proteins are fibrous protein और globular protein. और on the basis of function of protein कई तरह के हो सकते हैं, जैसे structural protein जो कि structure plasma membrane वगैरह बनाने में काम करते हैं, कैटालिटिक प्रोटीन जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, हार्मोनल प्रोटीन जितने भी हार्मोन हैं जैसे इंसुलिन है, थायराइड हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, ये सब क्या है, प्रोटीन पार्ट कंटेन करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम पोरफायरिन्स बोलते हैं या जिन्हें हम परमिएजेस बोलते हैं, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। स्टोरेज प्रोटीन जो स्टोर करके रखते हैं, कैरियर प्रोटीन अभी मैंने परमिएजेस बताया आपको। रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऊपरी सरफेस पर लगे होते हैं और वो कुछ सर्टेन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिसीव करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। तो आज क्विकली हम कंप्लीट करेंगे कुछ क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के बेसिस पर हम देखेंगे कि क्या हमारे टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका आएगा सेकंड वीडियो और उस सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स और मिनरल्स और उनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट शुड हैव प्रोटीन 1/5, फैट 3/5 एंड कार्बोहाइड्रेट 1/5, ठीक है। प्रोटीन 3/5, फैट 1/5 एंड कार्बोहाइड्रेट 1/5। बेसिकली ये क्या है, 5 पार्ट्स कंप्लीट प्रोटीन का है। तो सबसे मैक्सिमम पार्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद 1/5 हो सकते हैं क्या, प्रोटीन, और 1/5 हो सकते हैं आपके फैट, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा कि 1/5 जो है वो प्रोटीन, 1/5 फैट और 3/5 क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी बैलेंस डाइट होती है। हमारी डाइट में मैक्सिमम अमाउंट किसका होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग फर्स्टली फैट आर यूज्ड फॉलोड बाय कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लीवर एंड मसल्स एंड प्रोटीन एट द एंड। अब तीनों का, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तीनों से एनर्जी निकल सकती है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले एनर्जी कौन लिबरेट करेगा, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो फैट स्टोरेज है उससे एनर्जी लिबरेट होगी और लास्ट में किससे लिबरेट होगी, प्रोटीन से। तो हमारा राइट आंसर बनता है कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड अप फास्ट फॉलोड बाय फैट एंड प्रोटीन टुवर्ड्स द एंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द essential fatty acid in the diet is in the diet is that is stearic acid, oleic acid और palmic acid। stearic acid, oleic acid, palmic acid, ये सब क्या है, ये हमारे फूड डाइट में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो लिनोलिक एसिड जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। इट इज द नॉन एसेंशियल फैटी एसिड इन आवर डाइट। स्टेरिक एसिड, इट इज द एसेंशियल फैटी एसिड इन आवर डाइट। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड वीडियो आएगा जिसमें हम कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस भी करेंगे जो बहुत कॉमनली पूछी जा रही हैं। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून।